हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि एंजल फूल को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेंट लॉरेंस रिवर को लेकर के। तो सेंट लॉरेंस रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के टू इंपॉर्टेंट कंट्री कनाडा एंड यूएस, इनकी बॉर्डर एरिया के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ग्रेट लेक्स के द्वारा। इन्हीं ग्रेट लेक्स में से एक है लेक ओंटारियो। लेक ओंटारियो से ओरिजिन होता है सेंट लॉरेंस रिवर का, और फिर ये ईस्टर्न पार्ट पर अपने आप को फ्लो करती हुई नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अपने आप को मर्ज करती है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो ग्रेट लेक्स और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। अब यहाँ पर बात हुई है ग्रेट लेक्स की। तो ग्रेट लेक्स जो है वो ये जो 5 यहाँ पर लेक्स हैं, ये आपस में कलेक्टिवली इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नेम है इन लेक्स के लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन लेक्स में से कौन सी वो लेक है जो कंप्लीटली यूएस कंट्री में लोकेटेड है। अब देखो, ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये फ्रेश वाटर लेक हैं, साथ ही साथ में ये ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती हैं। इसी का एक बेसिक रीजन है कि इन लेक के आसपास वाले रीजन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 के लिए जो एस्पायरेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट बैच जो था मेंटोरशिप प्रोग्राम का, उसमें हमने 2023 के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो प्रिपरेशन होती है प्रीलिम्स प्लस मेंस, उसके लिए लॉन्च किया था। और अब इसके बाद में हम 2023 की जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करते हुए ये जो नया मेंटोरशिप बैच जो है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके जो मंथली चार्जेस हैं वो 599 पर मंथ रहेंगे। एक बार आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में जो आपकी स्टडी में एक रिवोल्यूशनरी इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। अब इस प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें आपका जो स्टैटिक पार्ट है, मीन्स हम फोकस करेंगे ओनली प्रीलिम्स पार्ट पर। तो आपका जो स्टैटिक पार्ट जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स मीन्स एनसीईआरटी एंड अदर स्टैंडर्ड बुक्स प्लस में करंट अफेयर जो है वो लगभग 1.5 साल का यहाँ पर आपका कंप्लीट करवाया जाएगा डेली। ये जो प्रोग्राम है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसमें डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिए जाएंगे, मतलब डेली बेसिस पर आपको बताया जाएगा कि आज आपको इतना पार्ट जो है वो इस बुक का और इतना करंट अफेयर जो है वो रीड करना है। फिर उसी से रिलेटेड उसी के ऊपर बेसिस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 3000 प्लस एमसीक्यू की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के अर्लियर जो पेपर देखे हैं तो उससे आपको पता लग गया होगा कि एमसीक्यू में आपकी जो एक पावर है, जो भी उनको सॉल्व करने की पावर, एलिमिनेटिंग पावर, ये जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जा करके आप यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। और ये सारी चीज़ें आपकी आ पाएंगी प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर आपको एनफ जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, स्टैटिक पार्ट के भी और करंट अफेयर्स पार्ट के भी। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमको मेल करके और आपकी अदर क्वेरीज हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं कि और क्या क्या जो बेसिक फीचर हैं वो इसमें रहेंगे। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है यहाँ पर GN साई बाबा। देखो, इनको अरेस्ट किया गया था यूएपीए एक्ट के अंदर कि हमारे इंडिया में
जो सीपीआई माओइस्ट जो है उसको बैन किया गया है, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है एक तरीके से उसको दोबारा से सर्वाइवल स्टेज में लाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। तो इनके अलावा 5 अदर पर्सन जो है उनको भी अरेस्ट किया गया था, जिनमें से एक की डेथ भी हो गई। तो यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की जो नागपुर बेंच है उन्होंने 1-2 दिन पहले यहाँ पर उनके रिलीज के ऑर्डर पास कर दिए थे कि उनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन डाली गई और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। तो देखो इनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी किया कि इनको रिलीज कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। हाउस अरेस्ट मतलब उनको घर के अंदर ही कन्फाइंड तरीके से इनको रहना है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि देखो अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो एक तरीके से पैरालाइज्ड है, मतलब आ जा तो ये वैसे भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन किसी भी इंसान का जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। तो ये जो भी इनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे थे उनका जिस तरीके से इनको रिलीज के ऑर्डर पास किए गए हैं, ऐसा देखा गया कि उनके जो भी इम्पोर्टेंट इनके ऊपर एलिगेशन लगे उनको एक तरीके से बाइकआउट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो इनके एलिगेशन के बेसिस पर इनको इस तरीके से रिलीज नहीं किया जा सकता है। तो इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके जो भी डिस्चार्जिंग के जो भी ऑर्डर पास किए थे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन सभी को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसको आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर इस तरीके के इंसर्जेंसी जैसे जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिया का मणिपुर का जो चंदेल डिस्ट्रिक्ट है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि वहाँ पर किस तरीके से रिलीफ कैंप जो है वो हमारी आर्मी वहाँ पर लगा रही है, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स पहले देखने को फेस करने को मिल रही थी वो काफ़ी डिक्रीज वहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंसर्जेंसी के जो इशू थे वो 2014 के बाद में लगभग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है एक तरीके से, और काफ़ी बेनिफिशियल इस एरिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। पहले जो हैं वो इस तरीके की इंसर्जेंसी के जो इशू हैं वो रेगुलर देखने को मिलते थे, लेकिन अब तरीके से एक तरीके से पीस और स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, साउथ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है तो देखो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो इमेज आपको शो हो रही है ये है नीलकुरिंजी। तो इसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में नीलकुरिंजी का जो पेड़ होता है उसमें ब्लूमिंग देखने को मिलता है, मतलब फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नीलकुरिंजी की जो 6 वेराइटीज़ हैं वो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में पाई जाती हैं, एंडेमिक है इन वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एक तरीके से जो टूरिस्ट हैं उन सभी को। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो आसाम का जो नेशनल पार्क है दहिंग पटकई, वहाँ पर इशू देखने को मिला, एलिफेंट की डेथ हो गई क्योंकि जो पावर लाइंस है वो काफ़ी लो लेवल पर यहाँ पर हैंगिंग हो रही थी। तो जो एलिफेंट है उनकी यहाँ पर क्लैश होने की वजह से एक तरीके से उनके मूवमेंट एरिया में काफ़ी लो लेवल पर जो लो एरिया पर लो हाइट पर जो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो यहाँ पर हैंग हो रही थी, उसमें कनेक्टिविटी होने की वजह से सारे इशू देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आसाम की बात हुई है और आसाम की इस पार्क की बात हुई है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, हम पहले भी अभी हमने डिस्कस किया था कि आसाम जो स्टेट है उसमें 7 नेशनल पार्क हैं, और इन 7 नेशनल पार्क जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेम आपको ध्यान में रखने हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, और ये नेक्स्ट है डिब्रू साइकोआ नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क के जो नेम है वो आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर इश्यू हुआ है एलिफेंट के साथ में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अगर हम देखें तो देखो जो भी हमारे वाइल्ड एनिमल हैं उनमें टाइम के साथ में इस तरीके का इशू देखने को ही मिल रहा है। बेसिक रीजन क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फॉरेस्ट एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो भी एनिमल हैं इनका जो नेचुरल हैबिटेट जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब जो एरिया उनके रहने के लिए था वो ही नहीं रहेगा तो वो वहाँ से बाहर निकलेंगे तो ह्यूमन जो पॉपुलेशन उससे उनका कन्फ्लिक्ट होगा। तो ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं
ये एक मेजर इशू है। दूसरा मेजर इशू ये है कि उनका हैबिटाट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन एंड एलिफेंट जो है या फिर जो भी वाइल्ड एनिमल है उनका कन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट 75 ईयर में अगर एलिफेंट की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 50% तक रिडक्शन देखने को मिला है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे ये पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रही है। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एलिफेंट की पॉपुलेशन है उसमें से 60%, मोर देन 60% जो है वो इंडिया में पाई जाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अपनी तरफ से प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एलिफेंट के एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए एलिफेंट रिजर्व जो है वो भी डिक्लेयर किए हैं। इसके अलावा माइक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि जो भी इलीगल किलिंग देखने को मिलती है एलिफेंट की उसको हम मॉनिटर कर पाएं। तो ये कुछ बेसिक प्रोग्राम है जिसकी वजह से एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर। यहाँ देखिए, देखो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस टाइम, देखो 2 डे की कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस है एकता नगर केवड़िया में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में गुजरात में। और यहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं, इसके अलावा जो भी अदर स्टेट से जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उन सभी की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोला कि जुडिशरी जो है उसमें काफ़ी पेंडिंग केसेस हैं। तो अगर हम एक लंबा प्रोसीजर अगर लगता है किसमें, जुडिशरी में एक जस्टिस दिलाने में, तो एक तरीके से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो हमें जस्टिस डिलीवर करने में अपनी जो जुडिशरी है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन तरीके से एस्टेब्लिश करना होगा, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें लोगों का फेथ जो है वो इंक्रीज हो सके। क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो इसलिए भी रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, उनका बेसिक रीजन ये होता है कि जुडिशरी में एक लंबा प्रोसीजर उसका लग जाता है। तो इसीलिए बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उनको किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो अगर फास्ट डिलीवरी की जाएगी जो भी केसेस होते हैं उनमें रिजल्ट की, तो इसकी वजह से जो हमारी जुडिशरी है वो काफ़ी स्ट्रेंथन तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दूसरा उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि देखो जो भी हमारा लीगल सिस्टम है, जो भी हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो हमारी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, हमारी रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब जो भी हमारे लॉज हैं वो रीजनल लैंग्वेज में लिखे जाएं, ताकि जो भी कोई जनरल पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, वो ईजिली जुडिशरी सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को, जो भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको ईजिली समझ पाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो एक सेकेंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है ये कुछ ओलंपिक्स में, मतलब रूरल एरियाज में जो वीमेन हैं उनका पार्टिसिपेशन करने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक्स है उसके बारे में बताया गया है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं कि किस तरीके से जो वीमेन है वो अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पर शो कर रही हैं इन ओलंपिक्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी हमने अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें नामीबिया जो कंट्री है वहाँ से हम चीता लेकर के आए हैं इंडिया में। सेम इसी तरीके से जो प्रोसीजर है वो श्रीलंका के साथ में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जो गोर हैं, जिनको बिशन के नाम से भी जानते हैं, उनके ट्रांसलोकेशन की बात की जा रही है। कुछ टाइम पहले श्रीलंका ने अर्ज किया इंडिया से अगस्त मंथ में कि आपके यहाँ से जो गौर की जो स्पीसीज है उनको आप हमारे जो श्रीलंका है उसमें क्या कीजिए, एस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प कीजिए। 17th सेंचुरी में जो श्रीलंका आइलैंड है वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई थी इनकी पॉपुलेशन, तो दोबारा से इनको रिवाइवल करने के लिए श्रीलंका जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये लगता है कि अगर ऐसा होता है, इस तरीके का एग्रीमेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, तो वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल जो डिप्लोमेसी है उसका एक ग्लोबल ट्रेंड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। देखो पहले जो ट्रेड होता था उसमें अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज जो है, कंट्रीज के बेसिस पर जो बायलैटरल है उसमें क्या किया जाता था
कि सिर्फ जो भी आपके जो गुड्स हैं उनको यहाँ पर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए, लेकिन एक नया ट्रेंड है दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए और जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अब हमारी जो मिनिस्ट्री है उनके बीच पास में ये जो भी उनकी अर्जिंग है, जो भी उनकी डिमांड है, ये गई है, उसको लेकर के वो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब जुटाएंगे और अगर लगता है कि हाँ किया जा सकता है तो ये जो प्रोसीजर है उसको ईजिली किया जा सकता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है ये इंडिया और यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में बताया गया है कि जल्दी एक मोडेस्ट लेवल पर जो है ये इसके आउटकम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के गाम्बिया कंट्री है वहाँ पर कुछ इश्यू देखने को मिले, हमारे इंडिया से गई हुई कुछ कप सिरप की वजह से वहाँ पर कुछ बच्चों की डेथ हो गई। ओके, और ये एलिगेशन लगे हैं कि जो कप सिरप थी जो मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई थी इसमें जो है वो एथिनिल ग्लाइकोल और डाई एथिनिल ग्लाइकोल जो एक तरीके से एक्यूट किडनी फेलियर के रीज़न बनते हैं वो उसमें उन कप सिरप में इनकी अवेलेबिलिटी थी। तो इंडिया ने देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे, जो भी और बेसिक फीचर्स हैं उनको यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, और अपने लेवल पर हम एग्जामिन करेंगे कि ये जो इशू है वो किस तरीके से देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो इसमें बताया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के इंडिया ने फिर से अपनी तरफ से बात रखी है। इंडिया ने रिजेक्ट किया है, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो स्टडी है उसको हम रिजेक्ट करते हैं और इसमें इंडिया की इमेज जो है उसको टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा सेकंड टाइम देखने को मिला है कि इंडिया जो है उन्होंने अपनी रैंक को लेकर के एक तरीके से रिजेक्शन किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे जो भी रीजनल एरिया में कंट्री हैं उनसे भी डिग्रेडेड स्टेज में इंडिया की क्या है कंडीशन है। सिर्फ और सिर्फ जो है अफगानिस्तान हमसे ज़्यादा जो है उनकी रैंक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडिया ने अपनी बात रखी है कि इस तरीके के जो रिजल्ट है वो एक तरीके से सर्वे पर जो बेसिक लेवल पर जो ग्रैंड इम्प्लीमेंटेशन है इस तरीके के इशू का वो नहीं देखा जाता है, सिर्फ सर्वे के बेसिस पर जो है और सर्वे में कितने से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी वजह से जो भी डाटा है वो परफेक्ट डाटा परफेक्ट डाटा नहीं है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जो है उसमें 121 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट लिया हुआ, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 107 देखने को मिली है। ओके, तो लास्ट ईयर जो है वो भी इंडिया की रैंक जो है काफ़ी ज़्यादा लो थी, तब भी इंडिया ने इन सारी बातों को लेकर के अपनी इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो रखे थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर देखो तमिलनाडु और यूपी स्टेट के बारे में बताया गया है कि इन दोनों स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो यहाँ पर बताया गया है अलग अलग स्टेट के बारे में और उनमें कितनी जो मेडिकल कॉलेज हैं कितनी अवेलेबिलिटी है उन सब के बारे में यहाँ पर जो डाटा है वो रखे गए हैं। ओके, देखो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि लैब में मीट जो है उसको ग्रो करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो है मीट और जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर लैब में मीट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी हमारी एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम होगी। साथ ही साथ में जो एक्सपेंसिव अभी प्रेजेंट टाइम में मीट देखने को मिलता है वो थोड़े चीपर लेवल पर अवेलेबल हो पाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो नीट मीट जो एक ब्रांड है वो यहाँ पर मीट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये जो लैब ग्रोन जो मीट है इनको प्लांट बेस्ड मीट भी बोला जा सकता है, क्योंकि इनको कल्टीवेटेड किया जा रहा है एक तरीके से, जैसे कि सोया मिल्क और जो भी अदर इम्पोर्टेंट जैसे सोया और जो भी अदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट प्रोडक्ट्स उनमें कुछ ऐसे इनपुट दे करके मतलब सेल सिंथेसिस कर करके या फिर जो भी अदर इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है उन सभी का यूज़ करके सेल बायोलॉजी प्रोटीन सिंथेसिस इन सभी का यूज़ करके जो है जो भी ग्लोबल चैलेंज प्रेजेंट टाइम में मीट एरिया में देखने को मिल रहे हैं उनको सॉल्व करने की जो है रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, हाँ साइंस पेज पर,
और यहाँ पर देखो ये बताया गया है, जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें तो ये बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं उनको यहाँ पर अदर लैंग्वेज में, मतलब 5 इंडियन लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। कि इंग्लिश में मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो हमारी हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश जब है तो मेनली इंग्लिश के ऊपर जब फोकस किया जाता है, तो रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंडिया में जो भी इंडियन लैंग्वेज है उनके ऊपर जो स्टूडेंट्स फोकस करते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश मीडियम के जो भी लेक्चर हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी ने यहाँ पर फोकस किया है और साथ में मिलकर के ये जो इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश की है। जल्दी जो इंग्लिश के जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको 5 इंडियन लैंग्वेज में ईजिली जो है वो मिल जाएंगे और उसके साथ में ही जल्दी इसको 13 इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर जो रेट है उसमें ह्यूमन सेल्स को इंजेक्ट किया गया है और फिर यहाँ पर चेंज देखने की कोशिश की जा रही है उनके माइंड लेवल पर कि क्या नया रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से जो भी ह्यूमन है उनमें अगर उनके माइंड में कुछ इशू इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर एक तरीके से क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है अगर ह्यूमन ग्रोन जो ब्रेन है वो अवेलेबल ईजिली हो जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो ऐसे एथिकल यहाँ पर चार्जेस लगाने की कोशिश की गई है कि रोडेंट लेवल पर आप जो है वो ह्यूमन का ब्रेन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है देखो, अभी पाकिस्तान में जो फ्लडिंग देखने को मिली तो उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि 1/3 जो पाकिस्तान है वो अंडर वाटर था, लगभग 1300 लोगों की इसमें डेथ हो गई और 33 मिलियन पीपल जो है उसमें डिवास्टेशन देखने को मिला है। तो ये जो डिज़ास्टर हुआ है इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस डिजास्टर के ऊपर फोकस करें और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो इस लॉस और डैमेज को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए अपनी फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करें। ओके, इसके साथ में ये भी बताया गया है कि वेदर रिच कंट्रीज शुड प्रोवाइड फंडिंग टू एड्रेस द लॉस एंड डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज ऑन द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड लीस्ट टू एमिशन, ए की इशू एट द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP27 इन नवंबर। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो रिच कंट्री जो एमिशन ज़्यादा करते हैं वो उनको फंडिंग की जानी चाहिए अगर किसी कंट्री में इस तरीके का इशू देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अभी जो COP27 की जो मीटिंग होगी उसमें इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि मार्स को लेकर के आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन देखने को मिल रहा है। अदर कंट्रीज़ ने अपने अपने इम्पोर्टेंट जो भी मिशन है वो लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डाटा देखने को मिले हैं कि देखो कुछ माइक्रोब्स जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन को ईट करते हैं और एक तरीके से जो भी हमारी पृथ्वी पर भी, हमारे अर्थ के प्लेनेट के ऊपर भी इसी तरीके से जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने जो लिविंग एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर डेवलप किया था। लेकिन जो मार्स जो है वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसका बेस यहाँ पर बताया गया है कि जो कंप्यूटर मॉडल्स हैं वो एक बात शो कर रहे हैं कि मीथेन का जो प्रोडक्शन हो रहा है मार्शियन माइक्रोबियल लाइफ के द्वारा, उसकी वजह से जो प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा ठंडा हो रहा है और ये जो ज़्यादा की ज़्यादा टेम्परेचर जो कम हो रहा है, कूलिंग जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर मतलब मार्स जो है वो अनइनहेबिटेबल मतलब रहने योग्य नहीं बन पा रहा है। वहाँ पर जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम का जो एरा चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन जियोलॉजिकल एरा। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो देखो ह्यूमन और उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है उसके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एंथ्रोपोसीन एज में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्पीसीज जो हैं उनकी संख्या जो है वो एक्सटिंक्शन स्टेज तक चली गई है और धीरे धीरे उनकी संख्या और ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो वैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज जो है उनकी संख्या हमें नहीं मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर द हिंदू के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि 3 मार्च 2021 को हमने वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर फ्रॉग की 5 न्यू स्पीसीज जो है उनको ढूंढा था। इसके अलावा IISc बेंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, केरला, इन सब ने मिलकर के जो भी न्यू डिस्कवरीज हुई हैं उनमें अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा
नई स्पीसीज ढूंढी है, जैसे कि श्रू की नई स्पीसीज जो है वो नारकोंडम आइलैंड में देखने को मिली, जो यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है। और यहाँ पर ये जो नई स्पीसीज मिली है इसका नेम भी यहाँ पर बताया गया है। ओके, दिस श्रू इज फाउंड नोवेयर एल्स। ये जो श्रू है वो सिर्फ यहाँ पर मिले है। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर स्पीसीज की संख्या एक्सटिंक्ट हो रही है तो बहुत सारी नई स्पीसीज भी मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस आर्टिकल में ये फोकस किया गया है कि अगर हम मैक्सिमम ओवरव्यू करें तो उस जगह पर ज़्यादातर नई स्पीसीज देखने को मिल रही है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया जहाँ पर ह्यूमन कन्फ्लिक्ट या ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी कम है, वहाँ पर ये सारी की सारी नई जो स्पीसीज हैं वो डेवलप हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एफएक्यू पेज पर, और यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में, यहाँ देखिए, देखो पहले तो नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक सेक्टर में मिला है उनके बारे में यहाँ पर इमेज आपको शो हो रही होगी। इन 3 पर्सन को मिला है, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ था यूएस में, उसमें उनमें उनकी क्या स्टडी थी, क्या रोल था, उसी के बेसिस पर उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। यहाँ पर यूके के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की जा रही है कि किस तरीके से वहाँ पर नई गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिल रही है और किस तरीके से इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने की वो कोशिश करेगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है कोलिजियम सिस्टम को लेकर के। तो कोलिजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो, कोलिजियम सिस्टम को लेकर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन जो 3 जजेस केस हुए उसमें टाइम के साथ में इवोल्व हुआ है ये प्रोसीजर। तो सबसे पहला जो केस था फर्स्ट जजेस केस, उसमें जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीजीआई के बारे में बात बोली गई थी कि सीजीआई जो है वो रिकमेंडेशन दे, उसके बेसिस पर जो हमारे सीनियर मोस्ट जज हैं वो हमारे सीजीआई हो, नेक्स्ट सीजीआई। इसके अलावा जो भी अदर स्टेट और जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें जज की अपॉइंटमेंट हो पाई। सेकंड जजेस केस में ये बात बोली गई कि हायर जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट और उनका जो ट्रांसफ़र है उसको लेकर के हमारे जो सीजीआई हैं प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनका एक कोलिजियम बनेगा। और फिर थर्ड जजेस केस में इसको और ज़्यादा चेंज किया गया, इसमें सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनकी रिकमेंडेशन जो है वो माननी होगी। तो यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताया गया है और इस तरीके से ये कोलिजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे जो सीजीआई हैं वो यूयू ललित हैं, नेक्स्ट होंगे डीवाई चंद्रचूड़। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे जो सीजीआई हैं वो यहाँ पर कोलिजियम की एक मीटिंग बुलाने वाले थे, लेकिन 2 जजेज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सॉरी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया, तो इसकी वजह से जो कोलिजियम सिस्टम है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर पाया। तो जिसके लेकर के एक इशू ये बात रखी गई है कि नेक्स्ट सीजीआई जो है वो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। ये रिकमेंडेशन दे दी तो उसके बाद में जो कोलिजियम की जो मीटिंग है उसके ऊपर क्या नहीं हो सकता, एक तरीके से डिस्कशन नहीं हो सकता। देखो ऐसा नहीं है कि कोलिजियम सिस्टम के बारे में कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर नेक्स्ट सीजीआई का जो नेम है वो डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके बाद में इस तरीके की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो नेक्स्ट सीजीआई जो है वो अगर उनका नेम रिकमेंड कर दिया गया है तो एक कन्वेंशन चलती आ रही है और उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम के सीजीआई का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो काफ़ी कम टाइम उनका रहा है, टर्म रहा है। तो जो भी बेसिक उनको इस तरीके से अगर कोई रिजल्ट लेना है या कोई डिसीजन लेना है तो उसमें कोलिजियम की जो मीटिंग है वो होनी चाहिए, तभी जाकर के कम टर्म के लिए जो सीजीआई बनते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर अपना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि अदर इंपॉर्टेंट बुक्स, डेली क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एक्सप्लेन सीरीज कि करंट न्यूज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में हमें डिटेल से स्टडी करना चाहिए। तो एक्सप्लेन सीरीज में उनको हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं वो सब हम आपके लिए अवेलेबल धीरे धीरे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।